किताब के बारे में तो पढ़ना ठीक रहेगा इन जनरल। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चयनित कविताएं हैं रमाकांत उद्भ्रांत की। उद्भ्रांत जी पहले टीवी में मतलब डायरेक्टर थे, सीनियर डायरेक्टर। और काफी साल तक उन्होंने काम किया और कई जगह काम किया। लेकिन और वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी बहुत सारी किताबें छपी है, लेख भी छपे हैं उनके। दो तो जीवनी के वो छप छप गए हैं, मतलब संस्करण, आत्मकथा। आत्मकथाएं मतलब। और इस तरह से काफी काम किया उन्होंने। उनकी किताब आई थी एक उद्भ्रांत चयनित कविताएं। उस पे आज दूसरे कवि साहित्यकार हेमेंद्र चंडालिया, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया कहना चाहिए, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया की चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उनकी कविताएं कितनी पैनी है और समाज से जुड़ी हुई है। मैं चंडालिया जी को ये माइक सौंपूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने कुटुंबजनों को, परिजनों को, अपने मित्रों को, और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करें। बात यह है दोस्तों कि जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे और आपको भी कनेक्ट करेंगे। तो प्रोफेसर चंडालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, आपके ही मंच पे आपका स्वागत कर रहे हो। तो अ, ये अच्छी बात है कि आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को किताब से रूबरू करवाने का काम कर रहे हैं। तो बिना किसी भूमिका के मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि आप रमाकांत उद्भ्रांत जो एक बड़े कवि हैं, उनकी कई तो वो कहते हैं क्या, बड़े ग्रंथ आए हैं कविताओं के, महाकाव्य वो आ गए हैं। तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद हिम्मत जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। गत दिनों बातचीत में ये तय हुआ था कि हम कुछ पुस्तकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जो युग प्रारंभ हुआ है उसमें पुस्तकों का पढ़ना और उनके बारे में चर्चा करना लगभग कम होने लगा जब से ये दृश्य माध्यम हमारे बीच में आए हैं, और खासतौर से मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद स्क्रीन पर पढ़ना ही ज़्यादा लोगों को उचित और अच्छा लगने लगा है। ऐसे में कुछ किताबों की चर्चा करना और उन किताबों के माध्यम से जो रचनाकार हैं उनका नज़रिया समझना, वो कैसे अपने समय को देख रहे हैं, अपने समाज को देख रहे हैं, उसको जानने की चेष्टा करना, ये इस श्रृंखला का एक उद्देश्य है। तो इस क्रम में आज हम अपने समय के यानी 20वीं सदी के भारत के एक बड़े कवि, जो हिंदी भाषा के कवि हैं, रमाकांत उद्भ्रांत, उनकी रचनाओं का जिक्र करेंगे। और ये जो पुस्तक आई है जिसको मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि आप देखिएगा, ये पुस्तक है जो न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस से प्रकाशित है और इसमें चयनित रचनाएं हैं। रमाकांत जी का जो संसार है काव्य का बहुत विस्तृत है, बहुत वर्षों से वे लिख रहे हैं और अनेक अनेक संग्रह कविताओं के, उपन्यास उनके हैं, उनके कुछ नाटक भी हैं, उनकी आत्मकथा के कुछ अंश प्रकाशित हैं, कुछ खंड प्रकाशित हैं, जैसा आदरणीय सेठ साहब ने बताया। और ये
चयनित कविताओं का संग्रह मेरे हाथ में है। तो इस संग्रह के माध्यम से उनकी जो विचार दृष्टि है, समाज को लेकर के उनकी जो समझ है, और अपने समय की जो विद्रूपताएं हैं, जो आपस के अंदर विरोध हैं, उनको वो किस नजर से देखते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी रचना अपने समय के सत्य को ही उद्घाटित करती है, और इस दृष्टि से देखें तो 1948 में उद्भ्रांत जी का जन्म हुआ। ये वो समय था जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। भारत 1947 में आजाद हुआ, चीन 1948 में, और एक दृष्टि से देखें तो उपनिवेशवाद धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे और दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहुत तेजी से विस्तार भी पा रही थी। तो ये एक संक्रांति काल जैसा था। आजादी से हम नवनिर्माण की ओर इस देश को ले जा रहे थे। ऐसे में इस पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाला कवि एक बनते हुए राष्ट्र को किस प्रकार देखता है, और बाद में अपने अनुभवों से किस प्रकार वो रचना कर्म में लीन होता है, किस प्रकार वो अपने देश और समाज को समझ करके अपनी रचनाओं में उसको चित्रित करता है, इसी पर कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। व्यवस्थित ढंग से बात करने के लिए मैं कुछ जो आलेख है मेरा, वो पढ़ करके आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, जिससे कि उन कविताओं को भी उद्धृत किया जा सके जिनके माध्यम से हम कोई समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगे। तो ये 47 के बाद का भारत है जिसको वो चित्रित कर रहे हैं। एक तरफ संविधान में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों की स्थापना होती है, समानता की स्थापना होती है, जो निम्नतम वर्ग है उसके उत्थान की घोषणाएं की जाती हैं, और एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का स्वप्न लेकर के ये देश आगे बढ़ता है। ऐसे समय में कितना कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, उन सब की बातें इन रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं। इस संकलन की सभी कविताएं मुक्त छंद की कविताएं हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फ्री वर्स कहते हैं। ये वो काल था जब प्रगतिवाद की धारा इस देश में बहुत तेजी से बह रही थी। छायावाद के युग का लगभग अंत हो चुका था और न्यू पोइट्री या मॉडर्न पोइट्री, आधुनिक कविता का युग चल रहा था। तो ऐसे में आप देखिएगा कि लगभग 61 कविताओं का यह संकलन है, और इसमें लगभग सभी कविताएं मुक्त छंद की कविताएं हैं। इन कविताओं में वे अपने समय की विसंगतियों का न सिर्फ चित्रण करते हैं, अपितु उन पर एक व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक दृष्टि भी डालते हैं। अगर हम उन कविताओं के कुछ शीर्षकों पर ही अगर नजर डालें तो बहुत ही मजेदार और आकर्षक अनुभव होता है। इन कविताओं के शीर्षक हैं जैसे चूहे 2, शीर्षस्थ, तितली लहूलुहान, डायलॉग ए मोहब्बत, बकरा मंडी, और फिर मौसम चुनाव का। संकलन की प्रायः सभी कविताएं अपने आसपास के यथार्थ को बयान करती हैं और व्यवस्था से उसके अंतर्विरोधों पर सवाल भी खड़े करती हैं। पहली कविता से ही बात शुरू करें। चूहों की कमर से लटकते हैं तमंचे, और आम चुनाव में कोई न कोई राष्ट्रीय दल उन्हें टिकट अपना दे ही देता। हाँ, वो देख लिया मैंने। राष्ट्रीय दलों के दोहरे चरित्र को दर्शाती ये पंक्तियां भारतीय लोकतंत्र के संकट को अभिव्यक्त करती। वे कहते हैं, सर एक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप थोड़ी, हेलो, एक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप थोड़ी देर बाद बात करें। वे कहते हैं, चूहों ने बनाया है अपना एक संघ और पृथक पार्टी, और गंभीरता से वैचारिक मंत्रणा के दौर से गुजर रहे हैं कि कैसे हथियाई जाए सत्ता। ये चूहे कौन है और कवि
उनके सत्ता में आने की तैयारी को किस नजर से देख रहा है, यह विचारणीय है। अपनी अगली कविता में परिवर्तन की इस यात्रा को कवि रेखांकित करता है और बाजार के बढ़ते प्रभाव के प्रति अपनी चिंता को भी अभिव्यक्त करता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ अपराध, सांप्रदायिकता, बलात्कार, बाल यौन शोषण और अंधा उन्माद कवि को बेहद परेशान करते हैं। वे लिखते हैं, अंधा उन्माद सांप्रदायिकता का, धर्म का व्यवसाय, सिर पर चढ़कर नाश्ता बाजार, जीवन के समस्त क्षेत्रों में, यहां तक कि अंतरंग रिश्तों में भी। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है टाई। टाई जो पाश्चात्य वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक सा है। तो इस टाई शीर्षक कविता से वो कुछ बात कहते हैं और उसको क्रिकेट से, उस खेल से भी जोड़कर देखते हैं, जहां टाई का मतलब दोनों टीम्स का या दोनों दलों का समान स्तर पर पहुंच जाना माना जाता है। तो टाई शीर्षक कविता क्रिकेट के व्यावसायिक विस्तार से रूबरू कराते हुए भारतीय आम जीवन के संतरास को महात्मा गांधी की लंगोट से रूपायित करती हुई एक कातर चीख में परिवर्तित हो जाती है। मानो कवि दो भागों में बटे भारत को एक दूसरे के बरक्स रखकर आए परिवर्तन को पढ़ना चाहता है। नट शीर्षक कविता एक शब्द चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें दिल्ली की सड़क पर एक नट बांस के सहारे सड़क के बीचों बीच चलता हुआ करतब दिखा रहा था और कवि की कल्पना में वैश्विक बाजार का यह नियंता भी उसकी इस लोमहर्षक प्रस्तुति को मुग्ध होकर देख रहा था। इस दृश्य का जैसा सजीव वर्णन कविता में बन पड़ा है, उससे पाठक सहज ही अपनी कल्पना में उसे अनुभव कर सकता है। एक अन्य कविता है, वह मारा जाएगा। पूंजीवादी दुनिया के क्रूर सत्य की बेलोस अभिव्यक्ति है ये कविता। ये दुनिया ताकतवर लोगों की दुनिया है जिसमें कमजोर और साधनहीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कवि कहते हैं, यह नया समय है, नई शताब्दी। रह सकेंगे इसमें समृद्ध और बलवान लोग ही, झुग्गी झोपड़ियों के वासी, निर्धन या सामान्य वर्ग को यहाँ रहने का हक नहीं कोई। उसे मार ही दिया जाएगा, देर सबेर नहीं, बहुत जल्द। तो ये जो त्रासदी है वर्तमान समय की और एक बहुत बड़े वर्ग की असहायता है, उसको चित्रित करते हैं वे इस कविता में। इस अनुभूति के लिए कवि कहते हैं कि वामपंथी होना जरूरी नहीं है, सामान्य मानवीय सोच रखने वाले भी इस पीड़ा को समझ सकते हैं। यह हमारे समय का यथार्थ है जो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है। हाँ, पूंजीवादी मानसिकता से जो अमानवीयकरण हुआ है उसमें शायद यह विभाजन प्राकृतिक लगे। डॉलर शीर्षक कविता इसी व्यवस्था के साम्राज्यवादी रूप का चित्रण करती है जिसमें डॉलर सारे विश्व की मुद्राओं पर हावी है। वैश्वीकरण के बाद बनी एक ध्रुवीय दुनिया का सच बहुत अच्छे से इस कविता में अंकित हुआ है। स्वाहा कविता भी कमोबेश इसी भावभूमि की कविता है जिसमें जीवन के सभी श्रेय और प्रेय को स्वाहा होते हुए चित्रित किया गया है और सिर्फ अमेरिका को आहा लिखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो बयान उन्होंने दिए हैं उसे पूरे विश्व पर अमेरिकी प्रभुत्व की पूर्व घोषणा ही प्रकट हो रही है। यह अमेरिका का वास्तविक चरित्र है जो इस कविता में भी एक व्यंग्यात्मक शैली में अभिव्यक्त हुआ है। इस संकलन में स्त्रियों से संबंधित कुछ कविताएं हैं। स्त्री की जगह, स्त्री प्रकृति, बेटियों की आंखों में सपने, अधेड़ होती औरत, सिंदूर, मां का होना न होना, एक विद्रोहिणी का बयान आदि।
ये सारी कविताएं रमाकांत जी के रचना कर्म के उस पक्ष को इंगित करती हैं जहां नारी विद्रोह और नारी स्वतंत्रता के प्रति उनकी समझ और उनकी जो सहानुभूति है वो व्यक्त होती है। इन कविताओं में भावुकता के दर्शन भी होते हैं। संकलन की अन्य कविताओं से अलग इनमें बेहद कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां देखें। आसमान उसकी एक ही अंगड़ाई पर बाहों में भरने मचल उठता और तारे उसकी गजगामिनी चाल की मस्ती के आगे बिछते नजर आते। एक ही गर्म सांस में समुद्र में आता ज्वार और खिलखिलाहट से टपकते बेशुमार मोती। ये कविताएं एक आधुनिक समय में परंपराओं से मुक्त होती, अपने समय के अनुकूल बदलती नारी के मन की कविताएं। सिंदूर, जिसका आजकल बड़ा जिक्र है राजनीतिक गलियारों में भी, लेकिन ये रचना उससे पहले की है जिसमें कवि उस परिवर्तन के दोनों किनारों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं इस कविता में कि जब किसी स्त्री के मस्तक पर सिर के बालों के बीच में से निकली गई मांग की रेख पर प्रसन्नता की लालिमा बिखेरता उतरता, तब उसके कण कण से स्त्री की देह बनती एक और कड़ी सौभाग्यवान परंपरा की। जो पारंपरिक प्रतीक है सिंदूर, एक सफल और सुखद वैवाहिक जीवन का, उसी पारंपरिक प्रतीक के रूप में इस कविता में कवि अपनी बात कहते हैं। अगले भाग में वे अत्याधुनिक महिलाओं द्वारा जो इन पारंपरिक चिन्हों के प्रति बहुत उदासीन और अन्यमयस्क सी रहती हैं, थोड़ा व्यंग्यात्मक दृष्टि से वे कहते हैं जीन्स, टॉपलेस, ऊंची एड़ी की सैंडल, इंपोर्टेड गॉगल्स लगाए हुए, वस्त्रों से छिटकाते, इंपोर्टेड सेंट की खुशबू से लथपथ मॉडल जैसी दिखती स्त्रियां भी बड़े शान से खरीदती हैं, पता नहीं किस पति को जेहन में रखते। तो ये जो हास्य और व्यंग का पुट है वो भी रमाकांत जी की कुछ कविताओं में हमें दृष्टिगत होता है। इसी संकलन में कुछ कविताएं दार्शनिक आयाम को भी छूने की चेष्टा करती हैं। हम देखते हैं कि कहीं कहीं वे अपने चारों ओर के जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य हैं उनसे हटकर कुछ दार्शनिक विचार के साथ अपने रचना कर्म को आगे बढ़ाते हैं। ये कविताएं उनके एक प्रौढ़ होते कवि का एक तरह से चित्रण है कि जहां वो जीवन, मृत्यु, सृष्टि का उद्गम और पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न अवयवों के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। इन कविताओं में सृष्टि के जो अबूझ सवाल हैं उनसे भी ये रचनाएं दो चार होती हैं। कविताएं पाठक को समकालीनता से बाहर ले जाकर कुछ शाश्वत अनुभूतियों से जोड़ती हैं। इनमें से कुछ कविताओं का मैं उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ, जिनमें बीज की यात्रा, मृत्यु, एक कोई है, एक क्षणिक महाख्यान आदि। बीज कविता की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। वे लिखते हैं, विराट पृथ्वी को अपनी उंगली पर नचाता काल कर रहा है नृत्य महाशून्य में। सृजन का शिशु अभी अभी जन्मा, बीज ने की यात्रा प्रारंभ, खिलखिलाहट फैलती अनंत ब्रह्मांड में। उद्भ्रांत जी के इस काव्य संकलन में विविधता है। जीवन के सभी रंग इन कविताओं में बिखरे पड़े हैं। इनमें वर्णनात्मक कविताएं भी हैं तो व्यंग्यात्मक भी। राग, रंग और दैहिक सौंदर्य का वर्णन है तो दार्शनिक चिंतन भी। उनके विशाल रचना कोश में से चयनित ये कविताएं किसी रत्नाकर से खोज कर गहरे पैठ कर निकाले गए मोतियों जैसी हैं, जिन्हें सहेज कर सुरुचिपूर्ण ढंग से पाठकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो एक छोटा सा परिचय इस पुस्तक का और इसके माध्यम से रमाकांत उद्भ्रांत जी के रचना कर्म का आपके सम्मुख में रखने की चेष्टा की है। इसका उद्देश्य यह है कि आप
इस पुस्तक को और रमाकांत जी उपरांत की अन्य रचनाओं को पढ़ें, उनसे प्रेरित हों और जिस तरह से उन्होंने अपने समय को देखा और परखा है, आप भी प्रयास करें और इन रचनाओं का आनंद लें। साहित्य मूलतः मनुष्य को आनंद देने के लिए ही रचा जाता है। उसका एक लक्ष्य और भी होता है कि वो लोगों को शिक्षित करे, लेकिन ये उसका हमेशा दूसरा लक्ष्य होता है। सबसे पहले कविता का या साहित्य का जो उद्देश्य है वो लोगों के मन को आनंदित करना है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी बातचीत में आप इस पुस्तक के बारे में अपनी उत्सुकता और बढ़ा चुके होंगे और आप कोशिश करेंगे कहीं से भी इसको प्राप्त करने की। अमेज़न पर ये पुस्तक उपलब्ध है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस इसका प्रकाशक हैं दिल्ली से और बहुत ही सुंदर प्रकाशन इसका किया गया है। आप इस पुस्तक को देखें, पढ़ें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चिन्नालिया जी आपका। आपने रमाकांत जी की पुस्तक की समीक्षा पढ़ी और रमाकांत जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 2005 में अपने कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर और उसके बाद लगातार 2-3 बार आ चुके हैं। 2012 में भी आए थे और अभी पिछले अक्टूबर में जो अपना गांधी जयंती का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी वो आए थे और सो मोटो आए थे। उनको मैंने वैसे फॉर्मली वैसे इनवाइट नहीं किया था कि आप आइए और हमारे यहाँ अतिथि बनिए। उनका ही फोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो ये उनकी भी बड़ी कृपा है हमारे पर। और वो कवि तो बड़े हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनके बारे में हमने आज चर्चा की तो हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ख़ास तौर से जो साहित्य प्रेमी लोग हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं अपील करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें ताकि रमाकांत जी से वो भी रूबरू हो सकें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।